अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। स्टडी बडी में कल हमने बेसिकली साइंस और बायो के काफी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। आज बेसिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। वर्ल्ड कोलैबोरेशन से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसका मतलब है कि जब हम किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, मिलते जुलते हैं, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। आसान अल्फाज में आपको बताती हूँ, जैसे कोई मुश्किल काम है या आपके घर के ही काम है तो आपके घर के काम करने के लिए आपने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ड्यूटीज असाइन कर देते हो और जिसकी वजह से आपका काम बेहतर हो जाता है। इसी तरह साइंस में भी हम क्या करते हैं कि डिफरेंट रिसर्चर्स किसी भी एक टॉपिक को लेकर उसमें मिलके काम करते हैं सो दैट वो काम आसान हो जाए। अब होता है क्या है कि इसमें काफी डिसिप्लिन जो हमने पढ़े थे, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस पढ़ी थी, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके लोग हैं, वो आपस में मिलते हैं और किसी एक टॉपिक को लेकर उस पर रिसर्च करते हैं और उसका एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालने का मकसद ये होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स इशू है, कोई बहुत डिफिकल्ट इशू है जो कि समझ नहीं आ रहा वो कैसे सॉल्व होगा, तो वो साइंटिस्ट आपस में मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि अगर बायोलॉजिस्ट है तो बायोलॉजिस्ट ही काम करेगा, बायोलॉजिस्ट के साथ केमिस्ट भी काम कर रहा होता है, बायोलॉजिस्ट के साथ डॉक्टर भी काम कर रहा होता है, बायोलॉजिस्ट के साथ कभी कभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्सन भी काम कर रहे होते हैं। तो इस कोलैबोरेशन का मकसद ये होता है कि कॉम्प्लेक्स इश्यू को इजीली सॉल्व किया जाए। अब इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स क्या करती हैं, वो ऐसे प्रॉब्लम्स को टैकल करती हैं। डिफरेंट टीम्स होती हैं, हम वन बाय वन उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस किस्म की टीम्स होती हैं। और जब वो मिलकर कभी की कोई भी टीम काम करती है तो वो क्या करती है, एक पॉसिबल सोल्यूशन निकालती है, एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालती है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होता है। जब वो मिलकर काम करते हैं तो जाहिर है वो सोचते हैं कि इसके कुछ ऐसे आफ्टर इफेक्ट्स ना हो जो कि हमारे बाद में एनवायरनमेंट को भी डैमेज करे। तो वन बाय वन ये फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में एक्चुअली कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और वो किन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मूव टू द फर्स्ट वन, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जैसे आपको इस नाम से ही अंदाजा हो गया कि ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट ऐसा था जो कि यूके ने डिजाइन किया था स्टार्ट करना 1990 में, नोट कर लें, और इसमें उसको उन्होंने कंप्लीट किया था 2003 में। आपकी बुक में वर्ड 2003 मेंशन है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। अब इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक्चुअल में हुआ क्या कि हमने एंटायर ह्यूमंस की जो जीनोम है ना उसको मैप किया था। मैप करने का मकसद ये था, इसका क्या मकसद था कि उन्होंने डीएनए के बेस पेयर जितने भी यूनिवर्सल डीएनए है उनके बेस पेयर का सीक्वेंस मालूम किया था कि उनके बेस पेयर्स का क्या सीक्वेंस है। अब इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ कि इसकी वजह से उनको किसी भी ह्यूमन बीइंग में या कोई हेरिडिटी इशू चल रहा है तो उनको फॉल्टी जीन का, कौन सी ऐसी जीन है जिसमें फॉल्ट है, वो आइडेंटिफाई करने में उनको हेल्प आउट हो जाता है। ऐसे तो नहीं है। और इसी तरह उनको ये भी बेनिफिट हुआ कि जब फॉल्टी जीन का उनको पता चल गया कि किसी भी फैमिली में एक ही जीन फॉल्टी जा रही है, तो फॉल्टी का मतलब होता है जीन जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उस जीन को करेक्ट करने का उनको चांस मिल गया। तो इसका ये बेनिफिट है। अब ये डेली लाइफ में बेसिकली किधर यूज होती है, सिकल सेल एनीमिया को स्टडी करने के लिए। इसी तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि सिकल सेल एनीमिया भी एक खास किस्म की बीमारी है। एनीमिया के बारे में आप पढ़ेंगे आगे, आपने पीछे भी पढ़ा होगा लेकिन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसको इस पर्पस के लिए यूज किया गया था। अब इस सारी स्टडी को, इंटायर ह्यूमन जीनोम को स्टडी करने के लिए कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हुए थे, उसमें सबसे पहले क्या एस्पेक्ट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हुए थे, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे भी इस जीनोम को, डीएनए को स्टडी किया गया था। तो ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी चीज को स्टडी किया जाता है तो किसकी जरूरत होती है, हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। इसी के साथ इसको मैप करने के लिए, मैप का मतलब होता है आपको जैसे रोड मैप है, आपने चेक करना है कि ये रोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इसी तरह ये जीन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है। इस चीज को मैप करने के लिए कौन इन्वॉल्व हुए थे, ये हमारे जेनेटिक्स के पर्सन इन्वॉल्व हुए थे। उन्होंने इन जीन्स को डिटेल में स्टडी किया, किसके साथ मिलकर स्टडी किया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के साथ। अब इसमें
ये भी एक चीज हुई कि इंफॉर्मेटिक्स के लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने डाटा डिफरेंट रीजन से कलेक्ट किया। अब इस टीम में और लोग कौन से शामिल हो गए, इंफॉर्मेटिक्स से रिलेटेड। और उसके बाद इन सारे डाटा को कंपाइल करने के लिए बेसिक जो चीज है जिसका रिकॉर्ड रखना होता है, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था, वो कंप्यूटर साइंस, यानी कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी यूज हुई। ऑब्वियसली कंप्यूटर में हमने इसमें स्टैट्स के फॉर्मूले लगाए, इसके ग्राफ्स बनाए, इसके पाई चार्ट बनाए, इनमें किसी भी एलिमेंट या किसी जीन की परसेंटेज नोट करने के लिए। तो ये सारे जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए बेसिकली कौन कौन सी टीम्स इन्वॉल्व थी? देवर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, genetics, informatics and computer science persons, all of them were involved to study. अब जब भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू आएगा तो पहली चीज तो वो आपसे पूछेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट व्हेन इट वाज कंप्लीटेड, दैट वाज कंप्लीटेड इन 2003। आपको डेट याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी चाहिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी टीम्स इन्वॉल्व हुई थी। तो मैंने वन बाय वन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस आपके हाईलाइट कर दी हैं। ये आपको याद रखना है। अगर इसमें कोई और चीज हम कहेंगे कि स्पेस साइंस इन्वॉल्व होगी तो दैट वुड बी रॉन्ग। सो यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, सेकेंड थिंग इज क्लाइमेटिक चेंज रिसर्च। अब बेसिकली इसमें जो है ना, ये जो दूसरी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, इसमें हम एटमॉस्फेरिक साइंस को स्टडी करते हैं। एटमॉस्फेरिक साइंस में बेसिक जो चीजें आती हैं, एटमॉस्फेयर में आपका वेदर और क्लाइमेट आता है। प्लीज वेदर और क्लाइमेट को कंफ्यूज नहीं करना आप बच्चों ने। वेदर बेसिकली कहते हैं जैसे आजकल मौसम क्या चल रहा है, गर्म चल रहा है, सर्द चल रहा है, ये वेदर होता है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। क्लाइमेट एक रीजन का प्रॉपर क्लाइमेट होता है कि कुछ रीजन वार्म क्लाइमेट में आते हैं, कुछ रीजन कोल्ड क्लाइमेट में आते हैं। तो अब ये जो एटमॉस्फेरिक साइंस है, ये हमें बेसिकली बताती है कि अगर एटमॉस्फेयर में कोई क्लाइमेटिक चेंज आया है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसी तरह इकोलॉजिस्ट अब जब इकोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं, अपनी सराउंडिंग, अपने इकोसिस्टम्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो एटमॉस्फेरिक साइंस के पर्सन या इन फील्ड्स के जो रिलेटेड पर्सन होते हैं उनके साथ मिलकर इसको स्टडी करते हैं। क्योंकि बगैर एटमॉस्फेयर के क्लाइमेट को, बगैर वेदर को जाने हुए, बगैर एयर प्रेशर को जाने हुए, ये बिल्कुल भी ये चीज स्टडी नहीं हो सकती। अब इकोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी आ रही है। अब ये अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या कॉज हो सकता है? ऑब्वियसली a single ecologist cannot identify, he or she has to collaborate with the atmospheric scientist. इसी तरह इसका इकोनॉमी में भी क्या इफेक्ट होगा? ऑब्वियसली when the weather patterns will change, किसी भी एरिया के वेदर पैटर्न चेंज करेंगे तो वो इकोनॉमी को भी इफेक्ट करते हैं। भाई कॉमन सी बात है, जिस दिन ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा सर्दी होगी, तो बहुत ज्यादा गर्मी में तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो वेदर पैटर्न चेंज होना शुरू हो गया तो क्या हुआ, इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, परचेजिंग कम होगी, सिंपल अल्फाज में। इसी तरह सोशियोलॉजी, सोशल लिंक्स, ये भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज कंट्रोल की वजह से। आपको पता होगा सोशली, अगर इमोशनली भी देखा जाए तो अक्सर लोगों को जब ज्यादा वेदर हॉट होता है तो हमें क्या होता है, वो गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हमारी मूड्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब ये सारी चीजें बेसिकली एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, दे ऑल कम इन वन अम्ब्रेला, दैट इज क्लाइमेट चेंज रिसर्च। और वो क्लाइमेट चेंज रिसर्च टीम क्या करती है, वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को हाईलाइट करती है कि व्हाट कुड बी द और व्हाट आर द इफेक्ट्स। और इसमें जो सबसे सीरियस दो इफेक्ट्स होते हैं ना, वो आपकी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है एंड देन योर इकोनॉमी ऑल्सो डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब भी होती है। अब चलते हैं कि नाउ मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च का मतलब है कि देखें कोई बीमारी है ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, इवन इन प्लांट्स। सबसे पहले तो मैं आपको कॉमन जो बीमारी बताऊंगी जो मेडिकल रिसर्च में लोग कर रहे होते हैं, जिसपे आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, कैंसर सेल्स की रिसर्च अब ऑन्कोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ साथ बायोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं कि ऑन्कोलॉजिस्ट जब कैंसर की स्टडी, तो उनको पता है कि ये कैंसर सेल है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। बायोलॉजिस्ट जेनेटिक्स के साथ इन्वॉल्व होकर उसका बेस रूप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे कि एक थैलेसीमिया है, ब्लड कैंसर है, अब वो
किसी की जीन्स में अगर वो थैलेसीमिया होगा तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होगा। तो जेनेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है। इसी तरह फार्माकोलॉजिस्ट भी इन लोगों के साथ सोशली लिंक्ड होते हैं। वो इस वजह से लिंक होते हैं क्योंकि देखें, हर टाइप ऑफ डिजीज की, हर टाइप ऑफ कैंसर की स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक कैंसर पेशेंट को एक ही किस्म की दवाई दे, एक ही किस्म की डोज दे। नो, यू हैव टू ट्रीट इट इन अ वेरी केयरफुल वे। तो फार्माकोलॉजिस्ट बेसिकली बताएगा ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ और ये जेनेटिक्स के साथ मिलके कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट डिजीज, वो डिजीज किस तरह आ रही है, ये फैमिली में क्यों हो रही है, क्या फॉल्टी जीन है। ये अब ये जेनेटिक्स वाले बताएंगे कि क्या फॉल्टी जीन है। फार्माकोलॉजिस्ट उसका जो है उस जीन को जब स्टडी करेंगे जेनेटिक्स, तो फार्माकोलॉजिस्ट उस सेल के ऊपर देखेंगे कि ये कौन सी मेडिसिन जो है ना वो उसके लिए सुटेबल रहेगी। अब वो मेडिसिन का क्या इफेक्ट होगा, इसके अब ये इसका एक प्रॉपर चार्ट बनता है। वो स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं ना, उस चार्ट को इसको रिकॉर्ड में रखेंगे कि हमने सर्टेन पर्सन्स थे, उनके अंदर ये रेयर टाइप ऑफ कैंसर था, इस कैंसर के लिए हमने इनको ये सर्टेन डोज बाय रिकमेंडेशन फ्रॉम द ऑन्कोलॉजिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट, हमने ये रिकमेंडेशन से उस पेशेंट को वो डोज दी और उसका जो इफेक्ट आया, उसके काउंट्स। अब देखें जैसे अक्सर जैसे ब्लड की रिपोर्ट आती है, ब्लड कल्चर की आती है, ब्लड की रिपोर्ट आती है, तो आपको ब्लड की रिपोर्ट में सर्टेन जो आपके सेल्स होते हैं उनके काउंट्स का पता चलता है। तो अब वो काउंट्स का रिकॉर्ड किधर जाएगा, वो स्टैट्स में जाएगा। तो मेडिकल रिसर्च में बेसिकली आपके डॉक्टर्स, आपके बायोलॉजिस्ट, आपके जेनेटिक्स, आपके फार्माकोलॉजिस्ट, आपके स्टैटिस्टिशियंस, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी मेडिकल रिसर्च में कहूं कि आपके कंप्यूटर साइंस में से स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे भी कुछ मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं अगर डिजीज ज्यादा सिवियर है। ओके, द फोर्थ वन इज रोबोटिक्स एंड एआई, जिसका आजकल बहुत ज्यादा एआई 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 आज सुन रहे हैं। लेकिन एआई बेसिकली क्या है, दैट इज अ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस। ये काफी हाई और एडवांस्ड फील्ड है साइंस की, जिसमें काफी फील्ड्स आपस में मिलती हैं। अब इसमें कंप्यूटर भी आपका इन्वॉल्व हो रहा है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग भी आपकी इन्वॉल्व हो रही है, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूरो साइंस, ब्रेन से रिलेटेड साइंस, साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व हो रही है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखो कि साइंटिस्ट ने क्या किया है, ऐसे टूल्स बना दिए हैं, ऐसे रोबोट्स बना दिए हैं कि आप उनको ऑर्डर करते हो, दे इंटरप्रेट, दे रीड द इंफॉर्मेशन। आपने कोई बात की, उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को रीड किया एंड दे गिव यू प्रॉम्प्ट आंसर, फौरन आपको आंसर करते हैं। इसी तरह जैसे कि आजकल पाकिस्तान में भी देखोगे ग्लोबली चैट जीपीटी है। आज चैट जीपीटी से एक बात करते हो तो वो आपकी बात के इमोशंस को सुन के आपको फौरन रिप्लाई करता है, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। अब इसमें साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व हो रही है। रोबोट्स हैं, ये क्या करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं। अब एक और चीज चैट जीपीटी में मैं मेंशन करूंगी, इसमें वो जो प्रोसेसिंग हो रही है साइकोलॉजी से रिलेटेड और न्यूरो साइंस से, वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज में आपको रिप्लाई करते हैं। इफ यू टॉक विद देम in Urdu, they will answer you in Urdu. If you talk to them in English, they will answer you in English. And if you talk to them in चाइनीज, आप चाइनीज में बात करोगे आपको चाइनीज में जवाब देंगे, आप हिंदी में बात करोगे वो आपको हिंदी में जवाब देंगे। इट मीन्स के न्यूरो साइंस इसमें इन्वॉल्व है कि वो फॉरन इंटरप्रेट कर लिया उसने, आपने जो डाटा उसको दिया और वो फॉरन गैदर कर रहा है इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। इसी तरह ऑटोनोमस व्हीकल्स बनाने में, ऑटोनोमस व्हीकल वो वाली व्हीकल्स होती हैं कि जिसमें कि आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो व्हीकल खुद ब खुद आप ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये सारा किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, ये सारा बेसिकली एक हाई इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस जिसको कि आप एआई कहते हैं, जिसकी की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं आपकी डेली लाइफ में। अब आप कर भी रहे होगे, अक्सर बच्चों को इसका नॉलेज भी होगा, अक्सर बच्चों को नहीं होगा। एआई एनिमेटेड कार्टून्स बनते हैं, एआई एनिमेटेड फिल्म्स बनती हैं। तो ये सब चीजें ड्यू टू दिस इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड पॉसिबल हुई। स्पेस एक्सप्लोरेशन इज द फिफ्थ वन। स्पेस, अल्लाह की कायनात, अल्लाह की कुदरत, जमीन, चांद, सितारे, इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार इरशाद फरमाया है। अब इस सब को स्टडी करना,
कि जिंदगी, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से जनरेट हुई, किस प्लैनेट से हुई, किस प्लैनेट पे हम जाके रह सकते हैं। इंसान चांद पे पहुंचा, इंसान को सितारों का पता चला, इंसान को स्पेस एक्सप्लोरेशन से पता चला कि हम भी एक मिल्की वे में रहते हैं, इंसान को स्पेस एक्सप्लोरेशन से पता चला कि हमारे इर्द गैलेक्सीज हैं, हम एक यूनिवर्स में रह गए और अर्थ एक टाइनी पार्ट है यूनिवर्स का। इस स्टडी से इंसान को पता चला कि भाई हमारे सियारे के अलावा और भी सियारे हैं। इंसान मार्स तक पहुंच गया, ये किस वजह से मुमकिन हुआ? ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से मुमकिन हुआ। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक कंपनी काम कर रही है जिसका नाम नासा है, जिसको बहुत सारे लोग जानते हो। वो कौन है? नासा। अब नासा के साथ एक और कंपनी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन पे काम कर रही है, वो है ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसकी एब्रिविएशन क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये सारे मिलकर स्टडी कर रहे हैं एस्ट्रोफिजिक्स। क्या कर रहे हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स बेसिकली एक फिजिक्स ऐसी है जिसमें कि हम गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, कायनात के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं, जिसमें कि आजकल बहुत ज्यादा ब्लैक होल का जिक्र हो रहा है। तो हम ब्लैक होल की स्टडी करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तो पहले 1400 साल पहले ही इरशाद फरमा दिया था, लेकिन हम अब साइंस ने ब्लैक होल आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो ब्लैक होल के बारे में स्टडी किया जाता है। इसी तरह इसमें बायोलॉजी को भी स्टडी किया जाता है, भाई लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसमें इंजीनियरिंग बहुत इन्वॉल्व हुई। ऑब्वियसली देखें, मैं और आप आराम से तो चांद पे जा नहीं सकते, उसके जाने के लिए हमें स्पेशल कोई ना कोई व्हीकल, कोई ना कोई ऐसी चीज तो चाहिए होगी, स्पेसशिप तो चाहिए होगी ना। अब उसके साथ बायोलॉजी वहां से लिंक हुई कि अब कोई इंसान वहां पर जा रहा है, स्टडी कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपनी लिविंग के लिए जा रहा है, वो मालूम करने के लिए जा रहा है क्या आया। अब इलॉन मस्क ने अगर जैसे मार्स पे कहा है कि लाइफ पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो वो पॉसिबिलिटीज चेक करें कि लाइफ के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो इसमें बायोलॉजिस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। अब जो आप स्पेस एक्सप्लोरेशन से फायदा उठा रहे हैं, रीसेंट नाउ इस दुनिया में रहते हुए, सबसे चीजें जीपीएस लोकेशन आप लोग ट्रैक करते हो, लोकेशन निकाल लेते हो, क्योंकि सैटेलाइट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। पहले वक्तों में कितनी प्रॉब्लम होती थी, कहीं जाना होता था तो वो रास्ता समझाने थे कि इस सड़क से इधर को मुड़ना है, इस सड़क से उधर को मुड़ना है, और आप गलत रॉन्ग राइट वे चले जाते थे। बट नाउ ड्यू टू दिस जीपीएस सिस्टम आपकी लोकेशन भी ट्रेस की जा सकती है, आप कहाँ पर, आपके मोबाइल ट्रैकर से भी आपकी गाड़ी की लोकेशन भी ट्रेस की जा सकती है। इसी तरह आपने किसी अपनी डेस्टिनी पे पहुंचना है तो आपके लिए तो जिंदगी आसान होगी। सैटेलाइट्स को आप आसानी से जो है ना वो काम कर रही है। आपकी जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, जितने चैनल्स चल रहे हैं, ये किसके थ्रू चल रहे हैं? ये सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं। तो आई होप सो आपको साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, डिटेल में समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश थी कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक डिटेल में समझाऊं। इफ अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो काइंडली गिव मी कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू आंसर। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी मजीद आने वाली वीडियोस भी देख सकें।